नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीव विद अभिषेक में। साथियों, करंट अफेयर्स की वीडियोस की श्रृंखला में दूसरा वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूं। एक चीज कि मैं डेली वीडियोस या डेली करंट अफेयर्स के बारे में पहले सोचा, लेकिन फिर जो चीज मैंने बताया कि अभी जो मैं करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराऊंगा वो स्पेसिफिक है यूपीपीएससी के लिए। उसमें आरओ एआरओ या कोई और भी भर्ती, उसको लक्ष्य करके ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं करंट अफेयर्स के। मैं करंट अफेयर तो इसलिए आपको डे टू डे देना, क्योंकि फिर वही चीज है कि मैं किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कौन बन रहा है वो नहीं बताऊंगा, वही बताऊंगा जो यूपीपीएससी में पूछा जाएगा। तो शुरू करते हैं। सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे, कोई भी प्रश्न आप स्किप मत करिएगा। इससे ज्यादा आप पढ़ने का प्रयास करिएगा, उससे संबंधित रिलेटेड चीजें भी महत्वपूर्ण होंगी, लेकिन इन सारे प्रश्नों पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, गैंडों को संरक्षित करने के उद्देश्य से किस राज्य ने राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है? इसका उत्तर है बिहार। बिहार राज्य ने, वहां की सरकार ने जो गैंडे हैं, एक सींग वाले गैंडे, इनके संरक्षण के लिए एक राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है। इनका गठन कहां पर किया गया है और बिहार में कहां पर गैंडे पाए जाते हैं? तो वहां पर एक अभयारण्य है बिहार का, ये पश्चिमी चंपारण जिले में ये है वाल्मीकि बाघ अभयारण्य। यहां पर इसका गठन किया गया है। अब ये प्रश्न जो है वाल्मीकि बाघ अभयारण्य, ये कई बार पीसीएस में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में रिपीटेडली पूछा गया है। ज्यादातर मिलान करने के लिए आता है राज्य और सामने अभयारण्य या टाइगर रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व, तो उसमें वाल्मीकि काफी बार पूछा गया है। ये बिहार में, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल विधानसभा ने केंद्र सरकार को राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव भेजा है। नया नाम क्या प्रस्तावित है? मतलब केरल सरकार ने अपने यहां पर विधानसभा में केरल राज्य के नाम को बदलने के लिए एक प्रस्ताव बनाया है, उसको पास करके केंद्र सरकार को भेजा है कि केरल का नाम केरल न रख करके बल्कि बदल दिया जाए। तो नया नाम क्या प्रस्तावित किया है केरल की सरकार ने? केरल का नाम बदलने का जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें केरल के नाम में एक अक्षर सिर्फ जोड़ा गया है, केरलम। म अक्षर जोड़ दिया गया है। अब केरल ना होकर के कहता है कि केरलम कहा जाए। ऐसा क्यों किया है? केरल में एक्चुअल में वहां पर जो भाषा है केरल की, मलयालम, मलयालम में शुरुआत से ही केरल को केरल न लिख करके केरलम लिखा जाता है। तो इसीलिए उनका कहना है, जो प्रस्ताव भेजा है उसमें यह कहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं सम्मिलित हैं उन सभी भाषाओं में केरल का नाम बदल करके केरलम पढ़ा जाएगा। वो चाहे जैसे हिंदी में केरल था तो केरलम हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में केरल था तो इंग्लिश में भी, मतलब जितनी भी हमारी भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं अब आप 8वीं अनुसूची एक बार देखेंगे और समझेंगे क्या है 8वीं अनुसूची। तो नया नाम केरलम प्रस्तावित किया गया है। ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और, जो एक और जीएस का प्रश्न इसमें है कि क्यों केंद्र सरकार को भेजा गया है? क्या राज्य को ये शक्ति है कि वह अपने नाम बदल सकता है? नहीं है। तो केंद्र को कहां पर है शक्ति? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है।
यह जो है संविधान के अनुच्छेद 3 में यह व्यवस्था है कि कोई भी, इसमें लिख देते हैं, आप लोग इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ऐसे ना पूछ करके, जैसे ये ना पूछे आपसे ये कह दे कि केरल का नया नाम जो है केरल सरकार ने केरल के स्थान पर केरलम करने का प्रस्ताव भेजा है, यह प्रस्ताव संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को भेजा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत 3 में क्या व्यवस्था है? देखिए, अनुच्छेद 3 में अधिकार है केंद्र सरकार को कि, मतलब केंद्र सरकार में संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकता है। जैसे भारत में वर्तमान में कोई नया राज्य अगर बनाना है, वर्तमान में जो राज्य हैं उनके नाम में, सीमाओं में और क्षेत्र में 4 बातें हैं। कोई नया नाम राज्य केंद्र में संसद बना सकती है, नए राज्य का निर्माण होना, और 3 बातें जो एग्जिस्टिंग है उनमें क्या करेगा, उनके नाम में, उनके क्षेत्र में और उनके सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। और ये एक्सक्लूसिव राइट है संसद का, विधानसभाओं के पास ये अधिकार नहीं है, उनका बस इतना ही अधिकार है, प्रस्ताव भेज सकते हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इस बात को याद रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस किस दिन मनाया गया? राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, नेशनल जेवलिन थ्रो डे, ये किस दिन मनाया गया? पूछ सकता है। आप भाला का जैसे ही नाम आता है, नीरज चोपड़ा का नाम आना स्वाभाविक हो गया है, तो है भी उन्हीं से संबंधित। ये डेट जो है ये 7 अगस्त है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। अब 7 अगस्त क्यों मनाया गया? क्योंकि 7 अगस्त के दिन ही नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक करके टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया था। तो 7 अगस्त की जैसे ही बात आती है, एक और राष्ट्रीय दिवस है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय इस सारे बातों को आप लोगों को लिख लेना है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ये भी पूछा गया प्रश्न है। मान लीजिए पीसीएस में पूछा गया, आरओ में पूछ लेगा। 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है 7 अगस्त को? ये भी एक चीज रहती है कि कोई दिवस अगर मनाया ही जाता है तो उसके पीछे भी कुछ कारण रहते हैं। अगर आपको याद हो 1905 में बंगाल विभाजन, इतिहास में बात जा रही है, बंगाल विभाजन 1905 में जब हुआ था, उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। वह शुरुआत 7 अगस्त को की गई थी। तो स्वदेशी में क्या था? उस समय जो है हमको विदेशी सामान का बहिष्कार करना था। तो विदेशी सामान जैसे कपड़े हैं, विदेशी कपड़ों का ही विशेष करके बहिष्कार था जिसमें, तो उसको हमको कपड़े बुनने थे, हथकरघा की जरूरत थी, हैंडलूम की जरूरत थी। तो इसलिए उस आंदोलन को हम याद करते हैं और उसके सम्मान में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त। नेक्स्ट है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? बिल्कुल सीधा प्रश्न है, यह करंट अफेयर्स का वो प्रश्न है जो बस आपको डिक्टो याद रखना है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? यह दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। आइए
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में महिला कंपाउंड व्यक्तिगत वर्ग में महिलाओं की कंपाउंड प्रतियोगिता के व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली खिलाड़ी। इसका आंसर है अदिति गोपीचंद स्वामी। इनका नाम पिछली बार भी आपने देखा था कि कंपाउंड प्रतियोगिता की जो टीम थी उसमें शामिल थी। इतिहास क्यों रचा? एक तो भारत के लिहाज से इसलिए इतिहास रचा क्योंकि यह भारत की पहली खिलाड़ी है जिन्होंने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। दूसरी बात यह है कि ये विश्व की वर्ल्ड्स यंगेस्ट चैंपियन है। विश्व, क्योंकि इनकी उम्र जो है वह 17 वर्ष है मात्र। विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, तो इसलिए इन्होंने यह खिताब जीत करके इतिहास रचा। नेक्स्ट है, सारे ही प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। देश की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसको कि शॉर्ट में सर्ट इन कहते हैं, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने किस रैंसमवेयर के विरुद्ध सचेत किया है? देखिए, जब से तकनीक बढ़ी है, इंटरनेट का जमाना है, तो अब युद्ध में या अटैक्स में क्या हो रहा है कि ज्यादातर साइबर अटैक्स हो रहे हैं। तो रैंसमवेयर भी एक प्रकार का साइबर अटैक का माध्यम है, एक प्रकार का ये मालवेयर है। ये क्या करता है, पहले तो इसका नाम जान लेते हैं कि कौन सा मालवेयर जिसका नाम रैंसमवेयर है, मतलब रैंसमवेयर परिवार का ये मालवेयर है, तो इसका नाम है अकीरा। तकनीक के युग में यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अकीरा इसका नाम है। ये करता क्या है ये रैंसमवेयर? एक्चुअली में इसका जो बेसिक काम है, बेसिक फंक्शन क्या है कि किसी भी, अगर जहां पर आपका डाटा सेव होता है, महत्वपूर्ण डाटा जैसे बैंक्स के डिटेल हैं या कोई भी अन्य हमारे रक्षा क्षेत्र के कहीं पर भी, तो ये रैंसमवेयर उस डाटा को लॉक कर देता है। आप वो डाटा देख नहीं सकते उस डाटा को, तो उसके लिए क्या करता है, पैसे की डिमांड करता है। तो एक तरीके की ब्लैकमेलिंग है। तो अकीरा याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022। आपको पता है कि हर चौथे साल बाघों की गणना के विषय में एक बाघ अनुमान जारी किया जाता है। तो ये 18 के बाद 2022 में आया है। 22 के अनुसार देश में बाघों की औसत संख्या, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, औसत संख्या की बात है। औसत संख्या कितनी है, मतलब अब देश में कितने बाघ हैं। तो देश में बाघों की औसत संख्या बढ़कर के हो गई है 3682। 3682 बाघ अब हमारे देश में हो गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि बाघ लगातार देश में बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब फिर दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है इस पर? एक तो सीधा प्रश्न ये आ सकता है, कई बार क्या करेगा कि आयोग आपको लगाने के लिए क्रम दे देगा या कथन में दे देगा, तो उसमें आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन से शीर्ष राज्य हैं। तो शीर्ष राज्यों में हमारा नंबर 1 पर एमपी है, मध्य प्रदेश, जहां पर 785 बाघ हैं। नंबर 2 कर्नाटक का है, जहां पर 563। उत्तराखंड में यूके उत्तराखंड 560। नंबर 4 पर महाराष्ट्र है, 444 बाघ है। इसके अलावा मान लीजिए प्रश्न ऐसे ना पूछ करके, जो ये बाघ की गणना वाला जो अनुमान आया है, इसका डिटेल और भी आप भी थोड़ा सा सर्च करिएगा।
देखिए एक चीज जान लीजिए, हर चीज अगर मैं प्रोवाइड करा दूं, मैं सर्च करने के लिए क्यों बोलता हूं, क्योंकि जब आप सर्च करेंगे तो सिर्फ सर्च ही नहीं करेंगे, वहां पर कुछ अन्य चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी, आप अपने हिसाब से भी समझेंगे। तो जब मान लीजिए इस प्रश्न को ऐसे न पूछ करके पूछ दे कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के आंकड़ों के अनुसार देश के किस नेशनल पार्क में सर्वाधिक बाघों की संख्या है, अब आप फंस जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं डिटेल देखने के लिए। वैसे अगर इस हिसाब से आता है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां है, उत्तराखंड। इसमें जो है सर्वाधिक नेशनल पार्कों में सर्वाधिक संख्या यहां पर है कितनी, 260। तो इस गणना को, ये जो अनुमान जो आंकड़े हैं, इसको आप अपने किसी भी जो भी प्रतियोगी आप पुस्तक पढ़ते हो करंट अफेयर्स की, वहां पर भी डिटेल में जाकर के और देख लीजिएगा। एक बात और जो मैं दे रहा हूं आपको एक टास्क, वो ये कि आप उत्तर प्रदेश में कितने बाघ हैं, औसत संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है, यह आप खोज करके हमको आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बताइएगा। टाइगर बाघों की संख्या के बारे में बात कर रहे थे, वहां पर एक चीज और है बताना था कि एक प्रोजेक्ट टाइगर, बाघों को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। वो कब किया गया था ये कई बार पूछा जाता है, तो 1973 में। इसके अलावा एक और बात कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई, हर साल 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संसद ने खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2023 के द्वारा 12 परमाणु खनिजों को, देखिए इस बात को, ये महत्वपूर्ण है कि कितने थे टोटल, 12 परमाणु खनिजों, 12 परमाणु खनिजों की सूची में से कितने खनिजों को बाहर निकाल दिया है, मतलब अब वह परमाणु खनिज नहीं होंगे। 6 खनिज ऐसे हैं जिनको कि केंद्र सरकार ने इस विधेयक को मतलब पास करके, संसद में पास करने के बाद 6, तो अब ऐसे पूछ सकता है कि कितने को बाहर निकाल दिया, और यह भी पूछ सकता है कि कितने खनिजों को कितने खनिज अब परमाणु खनिज की सूची में है। तो ये चीज है। एक इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है, मान लीजिए 6 खनिज कौन से हैं जिनको बाहर निकाल दिया, अगर यह पूछ ले तो जितने मुझको याद आते हैं मैं आपको बताता हूं, अगर सब याद रहते हैं तो सब बताते हैं। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण खनिज है लिथियम। आप सभी को पता है कि जितनी भी आजकल हमारी इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह आ रही हैं उनमें क्या है, लिथियम आयन बैटरीज का यूज हो रहा है। लिथियम है, टाइटेनियम है, इसी से मिलता जुलता नाम टैंटलम है, जिरकोनियम है, और लियोबियम है। कितने हो गए इसमें, पांच। एक नाम है बेरिलियम, यह खनिज है जिनको कि परमाणु खनिजों की सूची से बाहर निकाल दिया गया है।
जो शेष बचते हैं उसमें जैसे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, वो अभी इस सूची में बचे। नेक्स्ट है कि विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में, देखिए विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कई बार प्रश्न आ चुके हैं, कई बार मतलब मैं बता चुका हूं, महत्वपूर्ण है यह प्रतियोगिता। इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने हैं ओजस देवताले। अब पता चला, कई बार होता क्या है कि जैसे अदिति गोपीचंद जी का नाम इतना ज्यादा चर्चा में चलता है कि वो हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पुरुष पढ़ते ही नहीं है। देखते होंगे कि कई बार कैसे प्रश्न हम गलत करके आते हैं, बाद में लगता है कि क्या करके आए, तो मुझे पता था। पता वाला प्रश्न आपसे ज्यादा जल्दी गलत होता है अगर ओवर कॉन्फिडेंस। तो पहले पुरुष ओजस देवताले, बिल्कुल। प्रश्न देखिए, परीक्षा देते समय एक चीज जो महत्वपूर्ण चीज कला रहती है वो यह भी होती है कि आप प्रश्न पत्र को जब पढ़ रहे हैं तो उसको समझ भी रहे हो साथ में, ना कि सिर्फ पढ़ रहे हो। वहां पर उस पढ़ने की समझ से भी आपके एक दो प्रश्न बढ़ जाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस में आप 3 4 5 प्रश्न ले डूबते हैं, जो कि बाद में कहते हैं कि मुझे तो आ रहा था, मैंने गलत कर दिया। चलिए नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्रालय ने, ये महत्वपूर्ण, देखिए हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, देश की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग बात कर रहे थे रैनसमवेयर की, तो अकीरा शकीरा ये सब आते रहेंगे, तो उनसे बचने के लिए क्या किया है कि रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के स्थान पर, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक अमेरिकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके स्थान पर किस भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाने का फैसला किया है? बताइए, किस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाने का फैसला किया है? तो वह है माया। माया जो है ये भारत का अपना निजी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि अभी हमारे रक्षा मंत्रालय ने इसको अपनाया है, ये अपने रक्षा उसमें यूज करें। एक देखिए, पुस्तकों पर कई बार प्रश्न बने हैं, अक्सर बन जाते हैं महत्वपूर्ण पुस्तकों पर। तो जितनी लगभग में हम तैयारी के दौरान अपने देखेंगे कि जब तक हमारा आरओ का एग्जाम होता है उस समय तक चलते चलते हम 10 से 15 किताबों को पढ़ लेंगे जो नई नई लिखी जाती हैं। तो अभी जो लिखी गई है, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, हाउ प्राइम मिनिस्टर, देखिए इंग्लिश में इसलिए कि आप समझ सके कि उसका मतलब क्या है। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, प्रधानमंत्री कैसे निर्णय लेते हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन है? अगर बोर्ड पर कट रहा हो तो मैं बोलूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा, नीरजा चौधरी। नीरज नहीं है, नीरजा चौधरी। नीरजा चौधरी ने एक किताब लिखी है, हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। इस पुस्तक में क्या है कि उन्होंने बहुत सारे पहले के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, उनकी सबकी कार्यशैली को, कैसे उन पर प्रेशर ग्रुप्स कैसे काम करते हैं, कैसे सारी उनकी डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होती है। तो हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, नीरजा चौधरी। नेक्स्ट है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? देखिए आप देख रहे होंगे कि बार बार दिवस घूम फिर के आ रहे हैं और मैं उन पर बात कर रहा हूं। एक्चुअली में दिवस पर प्रश्न बनते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस, दिवस की मैं एक सीरीज दूंगा वीडियोस, एक वीडियो की, जिसमें लगभग में सारे महत्वपूर्ण दिवस को मैं कवर करूंगा। लेकिन साथ साथ में आप करते चलिए, तो उससे क्या होगा कि हमको वहां पर वो बहुत ज्यादा बल्क में नहीं लगेगा, और कुछ दिवस हमको ऑलरेडी तैयार रहेंगे, कुछ आप पहले से भी जान रहे होंगे।
तो विश्व जैव ईंधन दिवस ये 10 अगस्त, हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। फिर वही चीज क्यों मनाया जाता है, महत्वपूर्ण नहीं है कि क्यों मनाया जाता है, लेकिन जानने से कुछ और चीज पता चलती है। जो डीजल इंजन के जनक थे, जिन्होंने डीजल इंजन की खोज की थी, रुडोल्फ डीजल, उनकी याद में, क्योंकि जन्मदिन है उनका, तो इसलिए इसको मनाया जाता है 10 अगस्त। एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है कि धूम्रपान की दर जो 2007 में कितनी थी, 22.8% थी, से घटकर 2021 में कितनी रह गई, मीन्स धूम्रपान में कमी आई है, जो कि एक अच्छी खबर है। तो यह कितनी रह गई है, 17%। इससे घट करके मतलब 5.8% की कमी आई है। ये कमी तो 5.8% की है, लेकिन अगर हम संख्या में देखें तो यह कमी कितनी है, 30 करोड़ लोगों ने धूम्रपान में, या तो नए समय में धूम्रपान तंबाकू का प्रयोग कम हुआ है, या आप कह सकते हैं करने वाले गुजर गए होंगे तंबाकू। तो बहरहाल जो भी है, इस डेटा को महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है। एक महत्वपूर्ण चीज आपसे उस पर सोचा कि प्रश्न के माध्यम से नहीं, एक चर्चा के माध्यम से आपको बताते हैं। एक वर्तमान में अभी दिल्ली सेवा बिल संसद में बहुत ज्यादा चर्चा में था। क्या था वो, किस लिए था, तो बड़ा शॉर्ट में आपको बताते हैं कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, जिसका गठन करने के लिए केंद्र सरकार एक बिल लेकर के आई थी। वह बिल यद्यपि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में था, तो विपक्षी पार्टियों ने भी खूब जम करके विरोध किया। तो ये जो हमारा बिल था, ये था नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस, एक अथॉरिटी, एक प्राधिकरण बना रहा है। इस प्राधिकरण का काम क्या होगा कि दिल्ली में जो अधिकारी हैं, नेशनल कैपिटल के जो भी ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का काम यह प्राधिकरण करेगा। और इस प्राधिकरण में जो लिखेंगे नहीं, ऐसे ही बताते हैं, इस प्राधिकरण में विरोध इसलिए है कि यहाँ पर इस प्राधिकरण में एक निकाय का गठन किया गया है, जिसमें कि 3 लोग होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, जो कि अध्यक्ष के रूप में, चेयरमैन के रूप में होंगे। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी और दिल्ली के गृह सचिव, ये 3 लोग मेंबर होंगे। विरोध इसलिए है कि जो दिल्ली में मुख्य सचिव होते हैं और गृह सचिव होते हैं, वो केंद्र सरकार के लोग होते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए होते हैं। और ये जो निकाय बना है, ये बहुमत से निर्णय करेगा, मतलब मुख्यमंत्री पर 2 लोग भारी पड़ेंगे। और इसके अलावा तीसरा चीज ये है कि जो भी इस तीनों लोगों की प्रस्ताव होगा, उस पर अंतिम निर्णय करने का अधिकार, उस पर अंतिम मोहर लगाने का अधिकार LG को है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इसलिए इसका विरोध हो रहा है। इस पर प्रश्न किसी भी ढंग से आ सकता है, अगर आता है तो मैंने सोचा कि इस वे में आपको बता दें, ना कि कोई प्रश्न बना। धन्यवाद। एक चीज और, जो हमारा समीक्षा अधिकारी की तैयारी कराने की रणनीति के संबंध में वीडियो था, वहां पर उसको, क्योंकि मैं एडिट नहीं करता हूं, जैसे भी वीडियो बनाता हूं और बोलता हूं, पढ़ाता हूं, उसको सीधे वैसे ही अपलोड कर देता हूं। तो वहां पर मैं बोल गया था एक जगह पर कि 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर लगाया। एक्चुअली में लगाया नहीं था, वो हटाया था। तो चलिए, गलती की वजह से एक तो ये हुआ कि आपको रिपीट हो जाएगा, याद रहेगा। और लगाने के लिए
उसके 115 साल बाद 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर फिर से इंपोज किया था। तो लगाया औरंगजेब ने था। जजिया कर क्या था ये कभी इतिहास के क्लास में। धन्यवाद।